जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिग्री विद पाथम पर। आइए प्राचीन भारतीय इतिहास बीए फर्स्ट सेमेस्टर की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि लगातार पिछले कई दिनों से क्लासेस आपकी चल रही थी, जिसमें हम ऋग वैदिक कालीन जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो व्यवस्थाएं रही उनके बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले की क्लास में हमने ऋग वैदिक कालीन जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में जान लिया था कि किस प्रकार से परिवार के बारे में, फिर बात की थी महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या है, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं नजर आती हैं, खान पान कैसा है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, ये सारी चीजें बात कर ली थी। आज बात करनी है हमको उत्तर वैदिक कालीन, जो उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन किस प्रकार का खान पान रहा है, किस प्रकार के वहाँ पर वर्गों का विभाजन रहा है, छुआछूत देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, महिलाओं की स्थिति क्या है, परिवार किस प्रकार से वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी या मातृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी, क्या परिवर्तन ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में और उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में आने पर हमें क्या परिवर्तन नजर आएंगे, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करनी है। तो आज की क्लास का कुछ थोड़ा सा कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, जितना कंटेंट हमारा आज का है उतना ही रहेगा। और अभी इसके बाद स्टार्ट किया जाएगा जो ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जो रहा है, धर्म जो रहा है उसके बारे में बात करनी है। तो हो सकेगा तो मैं पॉसिबिलिटी अगर हो पाएगी तो कोशिश करूंगा कि दोनों जो काल हैं, चाहे ऋग वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, दोनों कालों का जो धर्म के बारे में जो भी हमको देखना है वो हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। और उसको कवर करने के बाद फिर सीधे जो हमारा चैप्टर रह गया है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा, तुरंत उसके जस्ट बाद में या तो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का चालू हो जाएगा, या फिर देखूंगा अगर सोशोलॉजी का स्टार्ट होता है तो सोशोलॉजी चालू कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ में जो सेकंड ईयर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, उन सभी लोगों की क्लासेस भी जल्द ही चालू की जाएंगी। और अगर बात करूँ तो एक इंफॉर्मेशन और है, इसी पर आपको देना चाहता हूँ कि जो हम मेरा एक दूसरा चैनल है नेक्स्ट लेवल कोच के नाम से, चैनल का नाम है नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोग उस पर अभी पेट के एग्जाम्स जो आने वाला है उससे रिलेटेड आपका केवल थ्योरी तो उतना नहीं करवा पाऊंगा टाइम कम होने की वजह से, लेकिन ये करूंगा कि जो आपके क्वेश्चंस पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस की एक पूरी क्वेश्चंस की श्रृंखला चलवाऊंगा, जिसमें चैप्टर वाइज शेड्यूल सेट करूंगा। तो वो मैं उसी चैनल पर पूरी इंट्रोडक्शन दूंगा। तो जिन लोगों को अगर कोई इस तरह का एग्जाम वगैरह देना है तो अपना उस चैनल को मेरे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम नेक्स्ट लेवल कोच। तो आइए हम आज अपना इस चैनल पे आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, जिसमें हमें क्या देखना है, सामाजिक जीवन। किसका सामाजिक जीवन के बारे में बात करनी है, जो उत्तर वैदिक कालीन समाज रहा है, किस प्रकार का समाज रहा है, क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, क्या स्थितियां देखने को मिलती हैं, इन सभी चीजों के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करनी है। तो पहले बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है परिवार की बात की गई है। सबसे पहले परिवार, तो एक सेकंड, परिवार, तो परिवार कैसा था ऋग वैदिक कालीन में। तो ऋग वैदिक काल के समान, जैसे उससे पहले अभी जब हमने ऋग वैदिक काल में पढ़ा था, तो ऋग वैदिक काल के समान इस समय भी संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे कि इससे पहले ऋग्वेद में भी संयुक्त परिवार के बारे में जानकारी मिलती है कि हाँ, परिवार जो था एक संयुक्त रूप से रहता था और वहां पर पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है, जो पितृसत्तात्मक ही होते थे। तो वहां पर भी वैसा था, यहाँ पर भी वैसा देखने को मिलता है। पिता के अधिकार विस्तृत एवं उसकी शक्ति असीमित थी। पिता की अगर बात की जाए तो अधिकार जो क्या थे वो काफी ज्यादा ज्यादा थे आज के तरीके से, और जो शक्ति की बात की जाए वो असीमित थी। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखेंगे। वर्णों की बात की जाए तो जैसे वर्णों के बारे में बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो वर्णों में क्रमशः कठोरता आने लगी है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि जहाँ पर वर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा कठोरता देखने को मिलेगी। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो
जन्म आधारित ना होकर के कर्म आधारित रहेगी, फिर धीरे धीरे अंततः वो जन्म आधारित हो जाएगी। तो ऐसी चीजें हमको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। वर्णों में क्रम कठोरता आने लगी और अब वे जात के रूप में परिणित होने लगे हैं, मतलब धीरे धीरे एक तरीके से जात के रूप में बदलने लगेंगे। परंतु इस काल में अभी भी जाति प्रथा उतनी अधिक कठोर नहीं बनी, मतलब बहुत ज्यादा उस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ जाति के पैटर्न पे आ गए हों, लेकिन कठोरता कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन नजर आने लगा है। तभी हम इसको कहेंगे कि ये थोड़ा सा एक अलग काल क्रम बना हुआ है। जितनी सूत्रों के काल में देखने को मिलती है, सूत्र काल की बात की जाए, जैसे अभी आगे बात करेंगे तो महाजनपद काल में बात करेंगे तो उसमें विशेष करके हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। व्यवसाय परिवर्तन बहुत कुछ कठिन सा हो गया। यहाँ पर व्यवसाय में काफी ज्यादा चेंजेस नजर आएंगे। जो पहले अलग तरीके जो व्यवसाय थे उसमें भी कठिनाई होने लगेगी। यहाँ पर आगे बात करते हैं, इसमें देखें धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में चारों वर्ण, तो चार वर्ण हैं। चार वर्ण कौन कौन से हैं? एक तो हमारा ब्राह्मण, दूसरा बात करें तो क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ब्राह्मण अलग अलग प्रकार के वर्ण के बाद जानकारी देखने को मिलती है, जिसमें बात करते हैं कि ब्राह्मण का काम क्या था। तो ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करवाना, अध्यापन का कार्य करना। ये काम किसका होता था? ये ब्राह्मण का कार्य होता था। क्षत्रिय का काम होता था कि रक्षा संबंधी युद्ध के कार्य, युद्ध कर और रक्षा का जो काम होता था वो ये होता था इनका क्षत्रिय का। और वैश्य का काम क्या होता था? तो वैश्य का काम होता था व्यापार से संबंधित जो भी कुछ काम होते थे, गतिविधियां होती थी, ऐसी गतिविधियों में वैश्य वर्ग को रखा जाता था। और जो शूद्र वर्ग था उसको माना गया है कि इन तीन जो वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों की सेवा के लिए जो एक अलग चौथा वर्ग है वो शूद्र वर्ग हमारा देखने को मिलता है। तो इसमें देखते हैं कि धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य अधिकारों की स्थिति में विभेद किया जाने लगा। मतलब वही चीज है कि अब वो यहाँ पर एक तरीके से जो कर्तव्य हैं, जो अधिकार हैं, उनका डिवीजन किया जाने लगा। कौन क्या काम करेगा, उनके क्या अधिकार होंगे, क्या उनके कर्तव्य होंगे। समाज के अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगा। व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे। जहां पर व्यवसाय की बात की जाए तो मतलब एक तरीके से वंशानुगत देखने को मिलने लगते हैं। चर्मकारों, अमरसकारों, धातुकारों, ये धातुकारों आदि की अलग अलग जातियां बन गई। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो वर्ग तरीके से इसमें जातियों में डिवीजन होने लगा। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर जो उत्तरवैदिक कालीन सामाजिक स्थिति है उसमें देखने को मिलती है। कुछ सीमा तक ये अंतर वर्ण विवाह है, यहाँ पर अंतर वर्ण विवाह भी होने लगते हैं। मतलब अन्य वर्ण में भी विवाह देखने को जानकारी प्राप्त होती है। वर्ण व्यवस्था की बात अगर स्पेशली देख लेते हैं तो ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। जो अब चारों वर्णों के, और अगर बात करें तो पुरुषोक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी अगर हम बात करते हैं वहां पर भी हमने पढ़ा था कि पुरुषोक्त में चार वर्णों के बारे में जानकारी हमको देखने को मिलती है। तो वो चीज ब्राह्मणों को दान लेने वाला, ब्राह्मण का काम क्या था? दान, यज्ञ, मतलब इस तरह की चीजें होंगी। अध्यापन का कार्य जो होता था वो ब्राह्मण, सोमपाई, कार्यशील तथा इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाला कहा गया है। तो ये सारे शब्द कुछ हैं जो किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? ये ब्राह्मण वर्ग के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ उल्लेख में ब्राह्मण को राजा से भी बड़ा बताया गया। ये बताया गया कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो राजा से भी बड़ा है। तो ये कुछ जगहों पर बताया गया। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से ही प्राप्त करता था। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि किस या कहाँ पर बताया गया है कि जो राजा है वो अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता था? वो ब्राह्मण से प्राप्त करता था। और ये कहाँ बताया गया? तो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। आगे बात करते हैं, क्षत्रिय या राजा भूमि के स्वामी होते थे। चूंकि अब यहाँ पर राजा की देखते हैं कि स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर होती चली जा रही है। तो यहाँ पर राजा की जब स्थिति बेहतर होती चली जाएगी तो स्वामी भी एक तरीके से वही माना जाएगा कि मजबूत अपनी बनाएगा, पकड़ स्थिति बनाएगा वहां की। वे देश की रक्षा के लिए युद्ध करते थे तथा प्रजा से कर लेते थे। अब यहाँ पर कर व्यवस्था की बात की गई है। कर की, अगर कर नहीं होगा, राजस्व नहीं आएगा, तो राजस्व का जो राज्य का संचालन नहीं हो पाएगा। अलग अलग प्रकार के जो कर्मचारी होंगे, अगर कर्मचारी होंगे तो उनको एक तरीके से कुछ ना कुछ तो खर्चा देना ही होगा वेतन तरीके से। तो अगर ये व्यवस्था, कर व्यवस्था नहीं होगी, तब फिर जो राज्य के जो संसाधन है उनका संचालन नहीं हो पाएगा। किसी को कोई समस्या है
आज की तरीके की भी अगर हम बात करें, अगर हम टैक्स को पे नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल, रोड, सड़क, इस तरह की चीज़ें जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, वो संभव नहीं हो पाएँगी। तो ये सारी चीज़ें जो हमको मिल पा रही हैं, वो हमारा जो टैक्स का पैसा जाता है, उसी के आधार पर हमें ये सारी सुविधाएँ देखने को मिल पा रही हैं। तो राज्य का जो भी अन्य गतिविधियाँ वो भी संचालित हो पा रही हैं। तो यही सारी व्यवस्थाएँ हमको पहले भी देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है कि इस समय ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों में सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा हो गई। तो ये बताया गया है कि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में सोशल स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए क्या हुआ कि एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में एक दूसरे स्थान पर क्षत्रिय को ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है कि जो है शतपथ ब्राह्मण। अब ये पॉइंट याद रखिए कि कहाँ पर जो क्षत्रिय है उनको ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया। तो ये बताया गया है आपका शतपथ ब्राह्मण में। किसमें बताया गया? तो ये शतपथ ब्राह्मण में इनको बताया गया है। उसके बाद इस काल के कुछ क्षत्रिय शासक अपने ज्ञान के लिए विख्यात थे तथा वे ब्राह्मणों के भी शिक्षक थे। तब ये भी चीज बताई गई है कि यहाँ पर जो कुछ क्षत्रिय वर्ग रहा है वो ब्राह्मणों को भी शिक्षा देने का कार्य करता रहा है। तो ऐसी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आगे बात करें वैश्य की बात की, तो वैश्य दूसरे को कर देते थे। वैश्य का काम क्या है? अब वैश्य का काम है व्यापार करना, कृषि संबंधी कार्य करना, व्यापारिक कार्य करना। तो ये जो काम होता था वो वैश्य का होता था। जब वैश्य ये ऐसे कार्य करता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ उत्पादन करेगा और उत्पादन पे कर देगा या अन्य जो भी हैं उस पर कर देता था तथा कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों में लगे रहते थे। तो वैश्य का काम क्या था कि कृषि आधारित जो चीजें होती थी उसमें, कृषि है या व्यापार है, इन सभी चीजों में ये लगे रहते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें आदाय कहा जाता था। तो ये शब्द को याद रखना है कि आदाय किससे संबंधित है? तो ये वैश्य से संबंधित है। ऑप्शन में दे सकता है कि वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में याद रखना आदाय किससे संबंधित है? तो ये वैश्य से संबंधित है। जिससे तात्पर्य है कि वैश्य सामाजिक पुष्टि यानी पोषण का, वैश्य सामाजिक पुष्टि यानी पोषण के आधार थे, क्योंकि इन्हीं का काम है कृषि करना, जो व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करना। अब अगर ये व्यापारिक गतिविधियां या कृषि का कार्य नहीं करेंगे तो एक तरीके से पोषण का काम कौन करे? कोई तो होना चाहिए जो ऐसे काम करे। तो ये एक तरीके से क्या थे? हमारे पोषण के आधार थे। कृषि यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं। तो शूद्र अभिषिक्त पुरुष द्वारा संबोधन योग्य नहीं होता था। अभिषिक्त पुरुष द्वारा, जिसका एक तरीके से जैसे राजा वगैरह हो गया, उसका राज्याभिषेक कर दिया गया, तो इस प्रकार का जो पुरुष होगा वो अभिषिक्त पुरुष कहा जाएगा। तो उसके द्वारा संबोधन नहीं किया जाता था। परंतु इस समय तक समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। वैसी कोई चीज नजर देखने को हमको बहुत ज्यादा नहीं मिलती है कि हाँ बहुत ऐसी आस्था की भावना देखने को मिली हुई। शूद्रों को 3 वर्षों का सेवक कहा गया है, मतलब उन्हीं की बात की गई है। वर्गों का सेवक कहा गया है यहाँ पर ये वर्गों का है, वर्षों नहीं है। यहाँ पर जो वर्ग थे, अन्य 3 वर्ग, उनको सेवक बताया गया है। उपनिषद में उल्लेखित सत्यकाम, जवाली तथा ज्ञानश्रुत की कथाओं से स्पष्ट है कि शूद्र दर्शन के अध्ययन से वंचित नहीं किया गया है। मतलब दर्शन का जो अध्ययन होगा यहाँ पर, दर्शन शास्त्र के अध्ययन से वंचित नहीं किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में सोमयज्ञ में शूद्र को स्थान देता है, वहां पर देखने को मिलता है। बृहदारण्यक तथा छांदोग्य उपनिषद, यहाँ पर छांदोग्य ये वर्ड लिखा हुआ छांदोग्य है। छांदोग्य उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों को समान माना गया है। तो किसमें माना? ब्रह्मलोक। पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद में सभी को समान माना गया है, चारों वर्णों में सभी को समान माना गया है। तो याद रखें किसको? ये बृहदारण्यक तथा छांदोग्य उपनिषदों में इनको जो है ब्रह्मलोक में समान माना गया है। कुछ और भी दे सकता है। तो लगभग आज अगर इसमें देखते हैं आगे स्थितियों की बात करें तो समाज में जो स्त्रियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति क्या रही है, गिरावट आती है कि कुछ बेहतर स्थिति नजर आएगी, उन सभी चीजों के बारे में। तो स्त्रियों की जो स्थिति रही है समाज में वो क्या देख लेते हैं कि समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। मतलब यहाँ पर भी अभी दशा उतनी ज्यादा खराब नजर नहीं आएगी कि हाँ बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ संकेत जो है गिरावट के मिलने लगते हैं। धार्मिक संस्थाओं में महिलाओं को जो है भाग जो है लेने से रोकने की
घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि धार्मिक जो है कुछ संस्था जो भी काम होते थे उसमें महिलाओं की भागीदारी को कम कर दिया गया है। तो अभी लगभग लगभग तो ठीक है, लेकिन कुछ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यहाँ पर बाल विवाह नहीं होते थे, बहु विवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे, जहाँ पर बहु विवाह विधवा विवाह की स्थिति देखने को मिलती है सबकी। तो ये चीजें एक बेहतर नजर आ रही हैं। मैत्रेयी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख हुआ है। स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक ठाक नजर आ रही है। वे उत्सव तथा धार्मिक समारोह में भाग ले सकती थी। अभी लगभग कुछ बहुत तो ले सकती थी, लेकिन बहुत ज्यादा अगर बात करें तो धीरे धीरे एक तरीके से गिरावट आने लगती है। मतलब कुछ जगहों पर भाग ले सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर स्त्रियों की महिलाओं की स्थिति जो है गिरावट आने लगती है। जो धार्मिक संस्थाओं में भाग लेने को अधिकार मतलब उनको रोकने लगते हैं यहाँ से, परंतु उन्हें समाज राजनीतिक तथा धन संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। अब जैसे कि इससे पहले भाग ले सकती थी, अब यहाँ पर महिलाओं की स्थिति और देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक और धन संबंधी अधिकार प्राप्त यहाँ पर नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिष्ठा ऋग्वेद काल की अपेक्षा कम हो गई। वही चीज है कि जहाँ पर देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा धीरे धीरे उनकी स्थिति में गिरावट आने लगती है। ऐत्रेय ब्राह्मण स्पष्टता कन्या की चिंता का कारण बताता है। यहाँ जहाँ इससे पहले बात करें तो देखा था कि कन्याओं पुत्र एवं पुत्रियों में कोई विभेद नहीं किया गया था, दोनों को समान तरीके से माना गया था। यहाँ पर कन्याओं की चिंता का कारण बताया है। अथर्ववेद भी कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो ये इन सभी तथ्यों के आधार पर बताया जा सकता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट नजर आ रही है। मैत्रेयी संहिता में तो स्त्री को धूत तथा मदिरा के ये धूत है लिखा हुआ है, धूत तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। तो ये कहाँ बताया गया, तो मैत्रेयी संहिता में। समाज का शेष जीवन जैसे खान पान, मनोरंजन और वस्त्रों की बात करें, वेशभूषा, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी ऋग्वैदिक काल के तरीके से ही देखने को हमको मिलती हैं। तो लगभग इतना हमको समाज के बारे में देखना था। परिवार की स्थिति क्या थी, वर्ण व्यवस्था की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सामाजिक जीवन में कुछ और एक्स्ट्रा अगर बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें आश्रम व्यवस्था के बारे में देखने को मिलता है। आश्रम, एक्स्ट्रा चीजों को ध्यान रखना है। इसमें आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी भी हमको देखने को मिलती है। आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार की चीजें हमको 4 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा ब्रह्मचर्य। उसके बाद ब्रह्मचर्य के बाद अगर बात करें तो दूसरा था हमारा गृहस्थ, और तीसरा था वानप्रस्थ, और चौथा था संन्यास। तो एक तो हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है, आश्रम के व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, और तीसरी चीज एक पॉइंट और याद रखेंगे, पुरुषार्थ के बारे में भी हमको यहाँ पर जानकारी मिलती है। पुरुषार्थ के बारे में, तो पुरुषार्थ में क्या था, अर्थ, काम, एक हमारा अर्थ होगा, दूसरा काम होगा, तीसरा धर्म होगा, और मोक्ष। इन सभी चीजों के बारे में भी जानकारी हमको देखने को मिलती है। ब्रह्मचर्य के बारे में लगभग 25 वर्ष तक इसको माना गया है। फिर गृहस्थ जीवन में, और इन आश्रमों की अगर बात करें तो सबसे बेहतर जो माना गया है तो गृहस्थ आश्रम को सबसे बेहतर माना गया है। यहाँ पर पुरुषार्थ के बारे में भी जानकारी देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हमको ऋग्वेद जो उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति वहां पर देखने को मिलती हैं। तो आज की क्लास में लगभग इतना ही रखना है। आप सभी लोग क्लास को लगातार कंटिन्यू करते रहिए। जिन लोगों ने इससे पहले की क्लासेस नहीं की हैं वो क्लासेस को देख सकते हैं, उसमें इससे पहले के कंटेंट को पूरा बताया जा चुका है। चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े क्लासेस को, और सबका एक सीक्वेंस क्लास नंबर भी दिया गया है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास लेक्चर नंबर 13 होगा। अगले दिन लगातार इस तरीके से क्लासेस को लगातार कंटिन्यू करेंगे, और आप सभी लोग चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, और क्लासेस को आप अपना देखते भी रहिए कंटिन्यू, ताकि ये नहीं कि हाँ केवल लाइक सब्सक्राइब कर ही दिया और पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो क्लासेस को देखते भी रहिए, कुछ बहुत जो भी सीखेंगे वो आपका बेनिफिट्स होगा ही होगा। एग्जाम्स में हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप BA MA या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा।
तो चैनल का नाम फिर से बता देना चाहता हूँ, डिग्री विद गौतम हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उसको आप शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए।